ओके जी, हम रेजिस्टिविटी की भी बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और आपको ये भी पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जब दोनों को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है रो। ठीक है जी, यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो दैट इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये जो रो है इसको बेसिकली रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब वायर, ये 1 मीटर क्यूब वायर के रेजिस्टेंस का नाम होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। अब पेपर में अक्सर कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली वो आपसे पूछता है इफ लेंथ बिकम डबल देन व्हाट विल बी इट्स अफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे इसका अफेक्ट बताएं। अल्फा देख ले बच्चे, ये कहते हैं कि लेंथ अगर डबल हो गई है तो रेजिस्टिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट हाफ आंसर लगा देते हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये लेंथ डबल हो या ट्रिपल हो तो इसका रेजिस्टिविटी के साथ कोई भी लिंक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टिविटी इस रिलेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो आप जानते हैं लेंथ को डबल करने से ये रिलेशन के मुताबिक रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। अगर लेंथ डबल होगी तो 2L हो जाएगा और एरिया भी डबल होगा तो एरिया भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी विल अनअफेक्टेड। तो याद रखना रेजिस्टिविटी की और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या है। पेपर में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस से रिलेटेड अक्सर सवाल आ जाता है, तो हम इसकी डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो आप रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस तो पहले ही पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, ये हमने ओहम लॉ में भी देख लिया था। तो रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नेचर ऑफ द वायर, किस कॉपर की है, आयरन की है, किसकी है। उसके अलावा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन था कंडक्टर्स के लिए, और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन था सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इनकी कम हो जाती है। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो यहाँ इस रिलेशन में आपको मिल जाएगी दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द वायर। ज्योमेट्री ऑफ द वायर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहली लेंथ, जिसका रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ज्योमेट्री ऑफ द वायर में बन जाता है। ठीक है, इस तरह अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है? आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी, दिस इज द रेजिस्टिविटी, और आपको मैंने पहले बता दिया ये एल और ए पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर ये किस पे डिपेंड करती है? याद रख लें, रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड, पहला फैक्टर है इसका दैट इज नेचर, जो कि रेजिस्टेंस भी है, नेचर ऑफ वायर, और दूसरा जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, और टेम्परेचर के लिए आप जानते हैं रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर्स एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वही रिलेशन इस केस में भी है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों केसेस में से रेजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही थी। अब रेजिस्टिविटी से रिलेटेड सवाल पेपर में अक्सर आ भी जाता है। रेजिस्टेंस का हमने रिलेशन देखे, यहाँ पे फाइनल किया था। रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू रो एल ओवर ए बनेगा, रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को नजर में रखते हुए वो सवाल कर लेता है, अगर एरिया डबल कर दें, लेंथ वायर की हाफ कर दें, तो बताएं रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हम एमसीक्यू भी ले लेते हैं। कहता है इफ एरिया रिड्यूसेस टू हाफ एंड लेंथ ऑफ द वायर बिकम डबल देन व्हाट विल बी इट्स अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। अल्फा ऑप्शन है जी दैट इज हाफ, बीटा है जी 4 टाइम्स, चार्ली है जी 1/4, ओके, और डेल्टा है जी डबल। ओके, इन ऑप्शंस को वेरीफाई करने के लिए आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। जब लेंथ एल थी, एरिया ए था ओरिजिनल, तो रेजिस्टेंस आप आर समझ लें, आर फर्ज कर लें। अब नई रेजिस्टेंस आप निकाल लें, रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं। लेंथ को क्या किया उसने, जो भी किया उसके हिसाब से कर दें। लेंथ को डबल किया तो लेंथ की जगह 2L आ गया, और एरिया को हाफ किया, एरिया को उसने a/2 किया था तो एरिया को a/2 कर दें। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रो L ओवर A।
रो एल ओवर ए आप जानते हैं पुरानी रेजिस्टेंस थी, तो 4 के साथ पुरानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी तो नई रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पुरानी रेजिस्टेंस, तो 4 टाइम का मतलब है दैट इज बीटा। इस तरह वो 2 सवाल और करता होता है स्ट्रेच से रिलेटेड। ये तो सिंपल लेंथ ये कर दिया, एरिया ये कर दिया, इस तरह का सवाल आएगा तो आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। दूसरे 2 केसेस की बात करता होता है। केस नंबर 1 है जी, पहला केस 1 है जी स्ट्रेच के दोनों केसेस हैं। पहला स्ट्रेच का केस कौन सा, लेंथ का रिलेशन, दूसरा कौन सा है, रेडियस का। ठीक है जी, लेंथ और रेडियस से रिलेटेड वो सवाल पूछता होता है। कहते हैं अगर हम एक वायर को, ये केस नंबर 1 और 2 मैंने दोनों कंबाइन ही कर दिया स्ट्रेच का नाम देके, पहला केस लेंथ का था, दूसरा केस रेडियस का था। ठीक है जी, कहते हैं अगर एक वायर है उसकी लेंथ L है, उसको हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने का मतलब है खींच दिया, खींच के उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, नया मटेरियल ऐड नहीं किया, नई वायर नहीं ली, एक ही वायर उसकी लेंथ L थी, हम उसे स्ट्रेच करके इलोंगेट कर रहे हैं, स्ट्रेच करके हमने उसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया, n टाइम्स कर दिया। तो आप बताएं उसकी रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, तो याद रखना n² r हो जाएगी। इसी तरह रेडियस के केस में कहते हैं एक वायर है उसका रेडियस शुरू पे r होगा, हमने उसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ती है, एरिया कम होना शुरू हो जाता है, रेडियस कम होना शुरू हो जाता है। वो कहता है स्ट्रेच करते करते उसका रेडियस हमने क्या कर दिया, n टाइम रिड्यूस कर दिया, r/2 कर दिया, r/3 कर दिया, r/4 कर दिया, वो जो डिवाइड के नीचे उसे n मैं कह रहा हूँ। तो कहते हैं आप बताएं अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो याद रखना है n⁴r हो जाती है रेजिस्टेंस। ये दोनों केसेस को समझने के लिए हम MCQ की हेल्प लेंगे। कहते हैं MCQ में इफ अ वायर स्ट्रेच such that its radius reduces to r/3 then what will be the new resistance। ठीक है जी, अब नई रेजिस्टेंस आपने बतानी होगी क्या हो जाएगी। ठीक है जी, दैट इज 8r, शुरू पे r होगी, 8r हो जाएगी, अब 27r हो जाएगी, 81r हो जाएगी, 243r हो जाएगी। ठीक है, अब आप मतलब इसके मुताबिक मतलब आप आंसर करेंगे जो भी बनता है। ठीक है जी, ओके जी। कहते हैं रेडियस वाला केस है, हमने एक वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच का वर्ड आप देख लेंगे तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक ही रिलेशन यूज होगा। कहते हैं एक वायर उसे हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते करते उसका रेडियस कम होता गया, एरिया कम होता गया, तो रेडियस रिड्यूस होकर r/3 हो गया, तो r के नीचे क्या है 3 आ गया, ये 3 r के नीचे वाला फैक्टर n की वैल्यू आपको पता चल गई, n की वैल्यू आई है 3, r/3 का मतलब है नीचे जो लिखा होता है वो n होता है। ठीक है, r/3, तो नई रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ही मैं बात करूंगा, बल्कि यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। नई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे 3⁴ आ जाएगी, साथ में r आ जाएगा, 3⁴ 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 r जवाब आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए 81 r। इसी तरह वो मजीद MCQ भी आपसे पूछ सकते हैं, स्ट्रेच का सवाल ही देके वो लेंथ की वेरिएशन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल MCQ में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो कहते हैं इफ अ वायर, मैं बोल कंप्लीट दूंगा लेकिन लिखूंगा शॉर्ट। कहते हैं इफ अ वायर इज स्ट्रेच सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ हो गई है, हमने स्ट्रेच किया और उसकी जो लेंथ शुरू पे अगर 1 मीटर थी, स्ट्रेच करने के बाद 4 मीटर हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। अब नई रेजिस्टेंस बता दें, दैट इज अल्फा में लिख, हाँ अल्फा ऑप्शन जी हमारे पास 8r, बीटा है जी 16r, चार्ली है जी 32r और डेल्टा है जी दैट इज 4r। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हैं स्ट्रेच का केस है, स्ट्रेच के केस में उसने लेंथ को स्ट्रेच करते करते 4 टाइम्स कर दिया, तो इसका मतलब है लेंथ का केस स्ट्रेच वाला हमने ले लिया। n की वैल्यू l के साथ जितने टाइम्स हुए उसे n कहते हैं, n की वैल्यू क्या यहाँ पे 4 टाइम्स हो गई है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई है। रिलेशन ये वाला लगेगा तो नई रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी n² यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू r। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 आर 16r, तो इस बार आपका आंसर क्या आएगा दैट इज 16r। तो आपको स्ट्रेच के केसेस दोनों पता होने चाहिए इस रिलेशन में। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज EMF, आप जानते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल का और EMF का रिलेशन, दो तरह का रिलेशन आप जानते हैं। EMF को हम शो करेंगे, मैं EMF को एप्सिलॉन से शो किया करूंगा, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को VT से शो किया करूंगा। तो कहते हैं अगर दो केसेस हैं, दोनों आपने याद रखने हैं। अगर हम बात करें डिस्चार्जिंग की, एक बैटरी है जी
जो कि डिस्चार्ज हो रही है। अगर एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का आपस में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। कहते हैं डिस्चार्जिंग के दौरान जो ईएमएफ होती है वो दो काम कर रही होती है, टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल प्रोवाइड करती है और साथ में इंटरनल एनर्जी का लॉस करती है। आई इज द करंट ऑफ द सर्किट और आर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ दो काम करती है, टर्मिनल को पोटेंशियल देती है और साथ में एनर्जी लॉस कर रही होती है, एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो कहते हैं इस रिलेशन के मुताबिक एक दो बात आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं अगर डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन जो यूज की जाएगी ईएमएफ की वो ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक। इस इक्वेशन के मुताबिक ईएमएफ किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल के अंदर कुछ ऐड होना तो फिर ईएमएफ आता है। तो इसका मतलब ये टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ ऐड करने के बाद ईएमएफ आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल इन दिस केस। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ ऐड होगा तो ईएमएफ आएगी, तो इसका मतलब है ईएमएफ बड़ी होती है और टर्मिनल पोटेंशियल छोटा होता है। एक और बात याद रखनी है, ये कब की बात है, ये जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। एक और बात याद रखें, कहते हैं अगर एक सर्किट है, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उस सर्किट को कौन सा सर्किट कहेंगे, दैट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। कहते हैं अगर डिस्चार्जिंग के दौरान सर्किट ओपन हो जाए तो आप जानते हैं करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, ईएमएफ इन दिस केस मस्ट बी इक्वल टू वीटी, टर्मिनल पोटेंशियल। और ये किसकी बात है, दैट इज इन केस ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट की इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी हुई है। क्लोज सर्किट की इक्वेशन ये होती है, और क्लोज सर्किट की अगर ये इक्वेशन होती है, करंट गुजर रहा होता है, तो इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ ऐड होगा फिर ईएमएफ आएगी, तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। ये किस केस की बात है, बस जब सर्किट क्लोज है। क्लोज सर्किट का मतलब है करंट की वैल्यू इसमें से जीरो नहीं पास करी, कुछ ना कुछ पास करी, और जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं डिस्चार्जिंग के तीन सवाल कर सकता है, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बताएं तो आप डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ये यूज करते हैं। दूसरी बात आपसे कहेगा आप बताएं ईएमएफ ग्रेटर टर्मिनल पोटेंशियल कब होती है, तो आप कहेंगे जब सर्किट क्लोज होता है। ये बेसिकली सारे एमसीक्यूज हैं, यानी कि सर्किट में से करंट गुजर रही हो, और ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल आपस में बराबर भी हो सकते हैं। ये कब की बात है, जब सर्किट के अंदर से कोई भी करंट पास ना करो, यानी कि करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट इज ईएमएफ बिकम इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। इस तरह अगर हम बात करें, ये हमने बात की थी डिस्चार्जिंग की, और अगर हम बात करें रिचार्जिंग, बैटरी आप जानते हैं रिचार्ज भी हो जाता है, तो बैटरी को अगर रिचार्जिंग करें, रिचार्जिंग के केस में आपको पता होना चाहिए इक्वेशन के बाद, अब टर्मिनल को दिए गए पोटेंशियल दो काम कर रहा होता है। बैटरी को रिचार्ज करना होता है, हम टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल देते हैं, वो टर्मिनल पोटेंशियल दो काम करती है, बैटरी के अंदर ईएमएफ स्टोर करती है, साथ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस बेयर करती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिचार्जिंग। ये कौन सी इक्वेशन थी, डिस्चार्जिंग। पेपर में आ जाए आप बताएं डिस्चार्जिंग के दौरान ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन आंसर है। और एक पेपर में आ जाए रिचार्जिंग के दौरान ईएमएफ की क्या इक्वेशन है, तो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर सिंपलीफाई करके ईएमएफ एलिमिनेट करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल माइनस आईआर। देख लें इस बार ईएमएफ की इक्वेशन ये आई है, जो कि पिछले केस में ईएमएफ की यहाँ पे प्लस आ रहा था, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो हम इसको मजीद ये भी इससे इस बात का मतलब ये भी ले सकते हैं, सिंपल सा मतलब है, ईएमएफ निकालने के लिए रिचार्जिंग के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। टर्मिनल में से जब कुछ माइनस करेंगे तो ये आएगा ना, इसका मतलब है टर्मिनल की वैल्यू बढ़ी थी, उसमें से कुछ माइनस हुआ, फिर ये वाली वैल्यू है, तो उसमें ईएमएफ छोटी होगी, तो इसका मतलब है इस केस में मैं लिख सकता हूँ ईएमएफ इन दिस केस इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल। और ये कब की बात है, इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्किट, जब इस सर्किट में से करंट की वैल्यू जीरो ना हो, क्लोज सर्किट के केस में। लेकिन ये रिचार्जिंग वाला केस है, ठीक है। इस कंडीशन में ईएमएफ ज्यादा होती है, कम होती है, और टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होता है। इस तरह ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल इस केस में भी बराबर हो सकते हैं। ये कब होगा, जब कोई भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर से करंट पास ना कर रहा हो, तो इस केस में जब ओपन सर्किट होगा रिचार्जिंग के दौरान भी, तो इक्वेशन सेम हो जाएगी। करंट इस केस में जीरो होगा तो ओपन सर्किट केस में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो पेपर में वो जब आपसे जो इस हिसाब से क्वेश्चन करेगा आप उसको लाजमी इसके अकॉर्डिंगली जवाब देंगे। ये दो इक्वेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगे, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कहती है, हम जितने भी सर्किट अभी तक कर चुके हैं ना, वो हम लॉ से रिलेटेड, दैट इज फॉर सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट हो तो हम लॉ आसानी से अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स लॉज हम किस तरह से, दो तरह के लॉ, इनको यूज करने का तरीका, पहला लॉ क्या, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। और इसकी स्टेटमेंट क्या थी, आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल
करंट मीटिंग एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऑल द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये जंक्शन है, इस जंक्शन के पास दो वायर्स ऐसी हैं जो करंट इसकी तरफ लेके आ रही हैं और दो वायर्स ऐसी हैं जो यहाँ से करंट अवे लेके जा रही हैं। ये वाली वायर जो इसका करंट मैं I1 कह दूँ, इसका I2 कह दूँ, इसका I3 कह दूँ और इसका I4 कह दूँ, तो मुझे पता है I1 और I2 यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो इस पॉइंट की तरफ आने वाला टूवर्ड्स वाला करंट सारों का सम करना। कौन कौन सा इस पॉइंट की तरफ आ रहा है? I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 I4 नहीं आ रहे, उसे रहने दें। तो I1 प्लस I2 कर देंगे, इसको इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट से अवे जाने वाला करंट, ये भी दो है I3 और I4, I3 प्लस I4। इसको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसको सिंप्लीफाई मतलब इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है वो MCQ में अक्सर सवाल दे देता होता है, इससे रिलेटेड भी वो कहते हैं MCQ है जी आपके पास। कहते हैं अगर इस तरह का सर्किट है जिसके अंदर से कुछ कम्बिनेशन इस तरह करंट का पास कर रहा है, करंट कुछ इस तरह से पास कर रही है, कहते हैं यहाँ से करंट हमें मिल रही है दैट इज 1 एम्पेयर, यहाँ से मिल रही है दैट इज 3 एम्पेयर, यहाँ से करंट नीचे को मूव कर रहा है और यहाँ से करंट आगे को पास कर रहा है, यहाँ से जाने वाला करंट 2 एम्पेयर है। तो आपने बताना है ये अगर 1 एम्पेयर करंट होगा तो ये कितना करंट होगा, ये वाला करंट आपने बताना कितना, ठीक है। तो इस करंट को सॉल्व करने के लिए मतलब पहले तो आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देख लें, फिर हम ऑप्शंस भी देखते हैं, लेकिन पहले सोल्यूशन देखें इसका। कहते हैं ये वाले जंक्शन को पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। इस जंक्शन की बात करें तो इस जंक्शन की तरफ आने वाला करंट एक ही है और 3 ही है, टोटल हो गया 4। इसका मतलब इस जंक्शन की तरफ आने वाला 4 करंट है, तो इस जंक्शन से अवे कितना जाएगा, 4 जाएगा, क्योंकि हमने पहले लॉ पढ़ लिया, ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल द करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट की तरफ दो करंट आ रहे हैं, इनका सम बन जाएगा 3 और 1 4, तो इस पॉइंट से अवे 4 जाना चाहिए। ये 4 जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट की तरफ 4 आ रहा है, तो इसको जाना भी 4 को चाहिए, इससे अवे भी 4 जाएगा, आने वाला 4 है, ऊपर से 2 अवे चला गया तो नीचे से भी 2 एम्पेयर अवे जाना चाहिए, तो इसका मतलब है नीचे वाली वायर की तरफ 2 एम्पेयर करंट आना चाहिए। अब इस जंक्शन को हम रेफरेंस ले लेते हैं, इस जंक्शन की तरफ 2 एम्पेयर आ रहा है, इस जंक्शन की तरफ 2 एम्पेयर आ रहा है, तो इस जंक्शन से अवे भी 2 एम्पेयर जाना चाहिए। 1 एम्पेयर तो ऑलरेडी जा रहा है, तो 1 एम्पेयर यहाँ से जाना चाहिए, तो इसका मतलब है अननोन करंट कितना हो गया, दैट इज 1 एम्पेयर। तो ऑप्शंस में 1 एम्पेयर वाली ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ भी है, दैट इज फॉर वोल्टेज। तो कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ है क्या, कहते हैं सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ क्लोज्ड सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसकी एप्लीकेशन में उसने हम मतलब एक दो एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। कहते हैं अगर ये एक बैटरी है, इसके साथ ये रजिस्टर अटैच है, यहाँ पे एक और बैटरी है, अब बैटरी के कम्बिनेशन भी हम यूज़ कर लेंगे सर्किट के अंदर। कहते हैं इस तरह का कम्बिनेशन है, तो आप बताएं इस सर्किट के अंदर से, पहले तो वो MCQ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ये आइडिया हो जाए हमें। कहते हैं ये 3 रजिस्टर है, 1 2 3 और 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, E1 E2, इसको E1 कह दें और इसको E2 कह दें। इस रेजिस्टेंस को R1 कह रहा हूँ मैं, इसको R2 कह रहा हूँ, इसको R3 कह रहा हूँ। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है कोई सा I, ठीक है जी। तो कहते हैं पहले तो आप बता दें इसका पोटेंशियल चेंजेस की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ओके, हमने पोटेंशियल चेंजेस निकाले, लेकिन उसके लिए कुछ कन्वेंशन होंगी, ज़हन में रखनी है आपने। याद रखना रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है, पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और बैटरी के पोटेंशियल का कम्बिनेशन याद रखना है, इसकी कंडीशन है, आपने पढ़ा हुआ है, इफ करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन दिस चेंज इज टेकन एज नेगेटिव। ये आपकी बुक की लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पे आसानी से करने के लिए, अप्लाई करने के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। याद रखिए बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो, एक बैटरी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, दूसरी बैटरी के पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में डायरेक्ट अटैच हो गया सवाल के मुताबिक। तो कहता है अगर एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से ही अटैच हो जाए तो सेकंड बैटरी की EMF को क्या लेते हैं, नेगेटिव, -E2 लेंगे। E1 को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो फिर इस बैटरी के पोटेंशियल को मैं नेगेटिव लूंगा, अगर सेम टर्मिनल आपस में जुड़े हो। अगर इसी तरह इसका नेगेटिव दूसरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, इस कंडीशन में भी सेम एज करेंगे। कहते हैं E1 को पॉजिटिव लेंगे रेफरेंस के तौर पे, लेकिन इस बैटरी के वोल्टेज जब इसमें ऐड करेंगे तो नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे। तो सेम टर्मिनल जब भी अटैच हो तो E2 को नेगेटिव लेंगे। ऑपोजिट के केस में अगर एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी का नेगेटिव आपस में अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव था, तो अगर यहाँ पे मैं इसका नेगेटिव कर देता, यहाँ पे इसका पॉजिटिव कर देता, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से डायरेक्ट अटैच है इस वायर के जरिए। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच हो जाए तो पहली बैटरी की EMF तो रेफरेंस के लिए पॉजिटिव लेंगे, लेकिन दूसरी बैटरी की EMF क्या लेंगे, दैट इज नाउ ऑल्सो पॉजिटिव।
तो कहते हैं इस केस में सेकंड बैटरी की ईएमएफ को भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके लिए हम इस सर्किट के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस सर्किट के लिए इक्वेशन क्या बन जाती है, E1 को रेफरेंस बैटरी है, इसको पॉजिटिव लेना है, E1 इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। या बड़े वोल्टेज की बैटरी को पॉजिटिव लेते हैं या E1 को हम रेफरेंस के तौर पे पॉजिटिव लेते हैं, बाकी हम चेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव से अटैच है, छोटी वाली साइड को नेगेटिव कहते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच, तो इसकी ईएमएफ को पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब है E2 को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, बाकी रेजिस्टेंस ये है, ये है, ये है, इसके वोल्टेज को, रेजिस्टेंस के वोल्टेज को हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब है इसके वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, तो फिर इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज V1 होंगे तो ये IR1 होंगे, I करंट इसमें से पास करेगा और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहते हैं माइनस IR1, इसकी माइनस IR2 और इसकी माइनस IR3, इस तरह से इसका सम हमेशा किसकी इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी से रिलेटेड एक MCQ भी हम कर लेते हैं। MCQ के लिए आपने याद रखना है, आपको पेपर में जो सवाल दिया जाएगा वो एक डायग्राम आ जाएगी, डायग्राम से रिलेटेड वो जब भी बात करेगा, जो भी सवाल पूछेगा, हम डायग्राम को नज़र में रख के उसका जवाब दे देंगे अकॉर्डिंग टू MCQ जो भी पूछा हुआ उसने। जरा चेक करें, एक सवाल फर्ज कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक सवाल हमें आ गया MCQ के अंदर, और वह सवाल में हमें क्या पूछ रहा है MCQ अभी, कहते हैं ये एक सर्किट है, ये एक बैटरी है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस अटैच है, फिर से एक रेजिस्टेंस अटैच है, और यहाँ पे एक और बैटरी है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अटैच है, यहाँ पे अनदर बैटरी है। ठीक है जी, वो कहते हैं ये बैटरी है जी 10 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जी 3 ओहम, 2 ओहम एंड 5 ओहम। तो कहते हैं आप करंट थ्रू द सर्किट बताएं, करंट कितना पास कर रहा होगा सर्किट के अंदर। तो हम पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल सा है, मतलब आसान सा सवाल है। पहली बैटरी बड़ी वाली रेफरेंस लेते हैं, ओके जी, पहली प्लस 10 वोल्ट हो गई, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से अटैच है, तो ये नेगेटिव लेंगे, इस बैटरी को नेगेटिव लेंगे, तो -2 साथ आ जाएगा वोल्टेज। अब आपने इस बैटरी को चेक करना है ना, तो इसके साथ नहीं चेक कर लेना, आपने जो रेफरेंस लिया हुआ है ना, इसी बैटरी के साथ इसको चेक करना है, इसी बैटरी के साथ इसको चेक करना है। ओके, रेफरेंस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके नेगेटिव से अटैच है, ऑपोजिट अटैच है, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, +2 ले लेंगे। ओके, अब इसके सारों के नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, -I इसकी वैल्यू 5, -I इसकी वैल्यू 2, -I इसकी वैल्यू 3, दैट सम मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 + 2 -2 कट गए 10, ये आ जाएगा -I कॉमन ले लें, 5 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस वाला फैक्टर उधर चला जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5 × 2 = 5 10 I। तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर बन जाएगी, 10 उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज एक्जैक्टली 1 एम्पेयर। तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ लॉ को कैसे यूज करना है। इसके बाद हमारा सिंपल से एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पहले ऑलरेडी कर लिया, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर ली थी पहले। अब हम फर्दर इसकी बात करेंगे, लास्ट टॉपिक की, दैट इज पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर। दो बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, दो बैटरी की ईएमएफ को, एक बैटरी की ईएमएफ को मालूम करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडर। इसके साथ एक रियोस्टेट भी लगा होता है, आप जानते हैं, रियोस्टेट के वोल्टेज भी निकालने आते हैं, लेकिन हमारे पास फाइनल रिलेशन जो होता है ईएमएफ को कंपेयर करने का, वो L1/L2 या R1/R2 रियोस्टेट के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर, या रियोस्टेट की जो लेंथ मूव की है हमने, उसकी लेंथ के इक्वल, और ईएमएफ की रेशो, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी तरह वो पेपर में सवाल पूछ देता होता है, MCQ है जी, रेशियो ऑफ ईएमएफ in case of potential divider is किसके इक्वल है जी, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, दैट इज रेशियो ऑफ द लेंथ, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस एंड लेंथ, चार्ली है जी रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस, डेल्टा है जी रेशियो ऑफ नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से नन ऑफ दीज कोई भी नहीं,
ओके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कहता है रेशियो ऑफ द ईएमएफ। हमारे पास ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है ईएमएफ की रेशियो हमेशा किसकी इक्वल होती है, रेशियो ऑफ द लेंथ या रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। इसके रेशियो ऑफ द लेंथ यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज L1/L2। और याद रखना एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल है चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड वो शॉर्ट है काफ़ी, मतलब सिंपल से सवाल है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उनको भी साथ एक बार प्रिपेयर लाजमी करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 13 को मतलब एंट्रेंस के हवाले से आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो ज़्यादा करना, फोकस ज़्यादा करना। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।